ठीक है, ये होगी भाषा। भाषा में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई ध्वनि, वर्ण, अक्षर। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, भाषा शब्द, भाषा संस्कृत का शब्द है। ये भास धातु से बना, संस्कृत के भास धातु से बना है। संस्कृत के भास धातु से भास, ये ठीक है, इसका अर्थ होता है बोलना। बोलना। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे असली प्रोग्राम, अब हमारा शुरू होगा। ठीक है, अब हम लेंगे वर्ण, अक्षर, इसी को ध्वनि कहेंगे। ठीक है, अब सबसे छोटी इकाई भाषा की कौन सी होती है? अक्षर। फिर लिखिए ध्वनि, फिर वर्ण, ऐसे लिख लीजिए। क्योंकि अगर तीनों ऑप्शन आए, तीनों ऑप्शन में आ जाए तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? अक्षर। क्यों लगाएंगे? क्यों है सबसे छोटी इकाई? बताया था उसने। अक्षर, वर्ण, ध्वनि, इन तीनों में कोई अंतर है? लिख लीजिए भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर, ध्वनि और वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब इनमें अंतर क्या बताया था तीनों में? पूछेगा नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। कभी कभी गांव वाले जो बुजुर्ग होते नहीं हैं, उनको ये सब पता होता है, वो ऐसे ही पूछ लेते हैं। अक्षर, ध्वनि और वर्ण तीनों एक ही है, कोई अंतर भी है इनमें? क्या अंतर है? अक्षर की बताइए पहले। मैंने उस दिन बताया, जब किसी चीज़ को हम पढ़ें तो उसका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, जो समाप्त नहीं किया जा सके। ये किस शब्द से बना है अक्षर? इसका मुख्य शब्द क्या है? क्षर शब्द बताया था उसने। क्षर, क्षर एक शब्द होता है जिसका होता है जो मिटाया जा सके, जो समाप्त किया जा सके, जो विनाशी हो। ठीक है, अगर हम आ जोड़ देते हैं, आ उपसर्ग को जोड़ देते हैं किसी शब्द को, तो वो उसका विलोम शब्द हो जाता है। विलोम शब्द जानते हैं क्या? विलोम शब्द विपरीत। ठीक है, उसका विपरीत अर्थ कर देता है। क्षर होता है विनाशी, जो समाप्त किया जा सके, जो मिटाया जा सके। ठीक है, तो अक्षर कौन सा है? जो समाप्त ना किया जा सके। अब ले लीजिए, एक ये है माँ और एक माँ है, तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, इसे तो जैसा है ये ऐसा ही लिखा जाएगा। आज इसे हम तोड़ेंगे तो दो तरीका से टूट जाएगा ये। एक तो यूं, ठीक है, हो गया नहीं, इसमें ये जुड़ा हुआ है आ या नहीं, तो इसका खंड हो गया, ये टूट गया। अक्षर कहते हैं जो तोड़ा भी ना जा सके, मिटाया भी ना जा सके, जिसका रूप ही परिवर्तन ना हो, रूप परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहेंगे? अक्षर। लिख लीजिए अक्षर की परिभाषा। जिसका कोई रूप परिवर्तन ना हो, कोई रूप परिवर्तन ना हो, ब्रैकेट में लिखिए अविनाशी।
ब्रैकेट में लिख लीजिए ऐसे। उसे क्या कहेंगे हम? अक्षर। ठीक। एग्जाम्पल जैसे देखिए, माँ को कहेंगे, जो हलंत वाला माँ है उसे कहेंगे हम अक्षर। ठीक है। और ये जो माँ है इसे हम कहेंगे वर्ण। ठीक। लिख लीजिए एग्जाम्पल में, ये लिख लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे माँ, आ, ई, ऊ, ठीक है, वी, ये सारे क्या है? अक्षर। अब वर्ण हम किसे कहेंगे? जिन्हें हम बांट सकें, विभाजित कर सकें। ठीक है। विभाजित करने वाले कैसे होते हैं? जैसे अभी मैंने बताया, माँ को दो जगह विभाजित कर दिया। ठीक। दूसरी बात, स्पर्श को क्या कहेंगे? स्पर्श को क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन, उन्हें क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक। क्यों कहेंगे? क्योंकि इनका नाम रख दिया गया। वर्ण व्यवस्था नाम सुना होगा, मैंने उस दिन भी बताया था। वर्ण व्यवस्था, यहाँ वर्ण व्यंजन कर दिए। ठीक है। व्यंजन वर्ण, तो यहाँ जिस चीज का नाम रख दिया जाए उसे कहेंगे हम वर्ण। जैसे स्वरों का नाम रख दिया गया तो स्वर क्या हो गए? वर्ण हो गए। व्यंजन क्या हो गए? वर्ण हो गए। द्विगुण क्या हो गए? वर्ण हो गए। ठीक है। तो वर्ण क्या है? जिनका नाम रख दिया गया हो, जिन्हें खंडन किया जा सके, उन्हें क्या कहेंगे? जिन अक्षरों को खंडन किया जा सके उन्हें हम कहेंगे वर्ण। जिन अक्षरों का खंडन किया जा सके उन्हें हम कहेंगे वर्ण। विभाजित किया जा सके, नाम से बोला जा सके। जिन अक्षरों का हम खंडन कर सकें, हाँ, विभाजित कर सकें या खंडन कर सकें, उन्हें कहेंगे हम वर्ण। या जिन वर्णों को हमने जिन वर्णों को हमने नाम के आधार पर, जैसे स्पर्श, ऊष्म आदि नामों से विभाजित करें, उन्हें हम वर्ण कहेंगे। ठीक है। विभाजित हो गया मेन कारण ये। ठीक है। अब ध्वनि हम किसे कहेंगे? जो हमें सुनाई दे सके, दूसरे को सुनाई दे सके। हम बोल रहे हैं, दूसरे को सुनाई दे रही है, हमें सुनाई दे, उसे ध्वनि कहेंगे। वर्ण या अक्षर को जब बोलते हैं तब जो निकलता है मुंह से, जब जो निकलती है उसे हम ध्वनि कहेंगे। लिखिए, अक्षर या वर्ण को मुख से व्यक्त करते समय अभिव्यक्त करते समय जो ध्वनि सुनाई दे उसे हम वर्ण अक्षर ध्वनि कहेंगे। करते समय जो वर्ण हमें सुनाई दे उसे अक्षर या वर्ण ध्वनि कहेंगे। ठीक है। अगर तीनों ऑप्शन में आ गए तो हमें अक्षर लगाना है, नहीं तो एक ही देगा 100%, 99% एक ही देगा इनमें से कोई सा, तो हमें कौन सा लगाना है? इनमें से कोई लगा देना। ठीक है। इनमें से एक ही देगा 99%। जब वो ज़्यादा ही अंदर जाएगा तब देगा तीनों ऑप्शनों को, तो हमें लगाना क्या है? अक्षर। ठीक है। चलिए, अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 कौन कौन से होते हैं? वर्ण होते हैं, कोई कुछ कह रहा? वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन से? कौन कौन से? क्या कर रहे हैं? मैं से बाद में देख लीजिए।
है? वर्ण शब्द और अक्षर से मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण। बाकी की परिभाषा क्या है फिर? शब्द दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन। स्वर की परिभाषा क्या होगी? स्वर व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से मुख से व्यक्त किया जा सके, जिनके ऊपर किसी का नियंत्रण ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? ठीक। व्यंजन स्वरों का जिन पर नियंत्रण हो, उन्हें क्या कहेंगे हम? लिखिए, तो समझ लीजिए पहले। ठीक, जैसे आ है, इस पे किसी का नियंत्रण दिख रहा है, हम आ बोल रहे हैं किसी का, लेकिन जब हम का बोलेंगे फिर किसका? आ का नियंत्रण है। जब हम की बोलेंगे, ई का नियंत्रण है। ठीक है। जब हम कु बोलेंगे, केवल का भी बोलेंगे, तब भी आ का नियंत्रण है, इसलिए व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। व्यंजन कब बोले जाएंगे? अगर किसी शब्द में बोले जा रहे हैं तो हम बिना आ के बोल सकते हैं, डायरेक्ट हम बोलेंगे तो का बोला ही नहीं जाएगा बिना आ के। ठीक। जैसे शब्द है, शब्द अगर हम इसमें माँ को जोड़ दें तो हम माँ को बिना आ के बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाले, इनमें से और कोई नहीं बोला जाएगा। कोई बोल सकता है, जैसे शब्दम, आ नहीं आएगा। कब बोल सकते हैं हम? जब अक्षर हलंत में हो, तब हम बिना आ के स्वतंत्र बोल सकते हैं। ठीक है। अब आ तो खुद ही स्वतंत्र है, उसे बोल सकते हैं नहीं। हम स्वतंत्र ध्वनि व्यंजन को कब बोल सकते हैं? स्वतंत्र रूप से हम व्यंजन को कब बोल सकते हैं? जब वो किसी शब्द में हलंत के रूप में लग रहा हो, लास्ट में लग रहा हो, तो हम उसे स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं बोल सकते। जब तक शब्द में नहीं मिलेगा अक्षर, तब तक हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता। ठीक। तो शब्दम, आ नहीं आएगा लास्ट में। अब शब्दम ऐसे बोलते तो आ गया। ठीक है। रामम, तो इसमें स्वतंत्र व्यंजन कौन सा हो गया? माँ हो गया। ये वाला लास्ट वाला जो हलंत वाला है वो स्वतंत्र हो गया। लेकिन जब हम ऐसे ही बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजनों को हम जब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? स्वतंत्र बोल लेंगे? नहीं बोला जा सकता। पा, खा, गा, घा ऐसे तो बोलेंगे, उसमें आ आता रहेगा। इसलिए व्यंजन स्वतंत्र क्यों नहीं होते? क्योंकि वो बिना स्वरों को लगाए बोले ही नहीं जा सकते। ठीक। तो अब लिखिए स्वरों की परिभाषा लिखिए। स्वर स्वर वे कहलाते हैं जिन्हें हम बिना किसी अक्षर के नियंत्रण से बोलते हैं। अक्षर के नियंत्रण से, बिना किसी अक्षर के नियंत्रण से बोलते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। पूछ लेता है कौन से अक्षर या कौन से वर्ण स्वतंत्र होते हैं नियंत्रण के? किसी अक्षर के नियंत्रण से, बिना किसी अक्षर के नियंत्रण से बोला जाता है, बोल सकते हैं। उसे क्या कहेंगे? नोट में लिख लीजिए, स्वर स्वतंत्र होते हैं। नीचे स्वतंत्र, स्वर स्वतंत्र होते हैं। ये पूछ लेता है, इंपोर्टेंट डाल लेना। ठीक है, बहुत जगह पूछ चुका है ये। स्वर स्वतंत्र पूछता है कि कौन से वर्ण स्वतंत्र होते हैं? स्वर। चलिए अगला है व्यंजन। व्यंजन वो होते हैं जिनका स्वरों का जिनके ऊपर नियंत्रण हो, उन्हें क्या कहेंगे हम? तो लिखिए, जिन वर्णों के ऊपर स्वरों का नियंत्रण हो, वर्णों के ऊपर स्वरों का नियंत्रण हो या किसी के पराधीन हो, या किसी के पराधीन हो, लिख, उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब बताइए पराधीन क्या होता है? जो दूसरे पर आधार हो, निर्भर हो।
तो व्यंजन क्या है, स्वरों पर निर्भर, बिना स्वरों के बोले ही नहीं जा सकते, तो पराधीन हो गए नहीं। तो वो पूछेगा कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जो दूसरों पर पराधीन रहते हैं, तो क्या जवाब देंगे, व्यंजन। या फिर वो ऑप्शन भी दे देगा, ऑप्शन देगा आ, ठीक, उ, रे, या फिर माँ, ऐसे दे देगा। कौन सा वर्ण पराधीन है, माँ पराधीन है, ठीक। ये स्वतंत्र हैं तीनों, ठीक है। चलिए हाँ लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल क्या, कौन सा वर्ण पराधीन है। पहला ऑप्शन है आ, दूसरा है ई, ओ ई या ऊ कोई लिख लीजिए, तीसरा है रे, और चौथा है माँ। माँ ऑप्शन लगा दीजिए आप राइट का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्वरों को, ठीक है। पहले हम स्वरों दोनों की परिभाषा लिखवा दी। चलिए, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, लिखिए, हिंदी में स्वर 11 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर की बात कर रहा हूं मैं। जब स्वर 11 हैं, ठीक, इसे एनसीईआरटी किसे मानती है, जब एक थोड़ा सा और लिखिए, इसमें स्वर कितने होते हैं, 11। ये तो आपको ऑप्शन लगाना ही है, चाहे कोई भी ऑप्शन आ जाए इसमें, अगर 9 है तो ऑप्शन लगाना ही है 100%, ठीक। अगर ऐसे पूछ ले कि कुल स्वर कितने होते हैं, 13, लेकिन अगर ऑप्शन में 11 है तो आप क्या लगाएंगे, दोनों हैं तो 11 ही लगाएंगे आप, ये याद रखना। अगर कुल स्वर अगर 13 है और 11 ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, 13, ठीक। लेकिन वो पूछेगा नहीं, अब नहीं पूछता, पहले पूछता था, क्योंकि अब निर्धारित कर दिया है एनसीईआरटी ने कि 11 ही स्वर हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर लिखोगे 11 स्वर, बोलो। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। अगर इनमें ये और जोड़ दिए जाएं तो कितने हो गए, इन्हें जोड़ करके 2 इन्हें जोड़ करके 13 होते हैं। तो जब तक ऑप्शन में 11 ना हो तब लगाना है हमें क्या, 13। अगर ऑप्शन में 11 और 13 दोनों दिए हैं और कुल भी लिख रहा है कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो भी हमें 11 ही लगाना है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक। मूल स्वर कितने होते हैं, अगर संस्कृत की बात करें, थोड़ा सा लिख लीजिए, संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। हाँ कुल स्वर 13 होते हैं संस्कृत में, 13। कुल स्वर 13, ठीक। हिंदी में लिख गए, हिंदी में मूल स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर पूछता है ज्यादातर, इंपोर्टेंट डाल के निकले ना, ठीक है। मूल स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होंगे, छोटा बड़ा है, ठीक। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, चलो संस्कृत का भी लिख लीजिएगा थोड़ा सा। संस्कृत में मूल स्वर 5 होते हैं, 5, इसमें लिरी और बढ़ जाती है, ठीक।
इसमें लिरी बढ़ जाती है केवल, ठीक है, संस्कृत में। अब इसके बाद संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है, ये आ सकता है, संयुक्त स्वर पूछता है। संयुक्त या व्यंजन या स्वर दोनों को पूछ ही लेता है, एक तो जरूरी पूछ लेता है। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होंगे? संयुक्त मीन्स क्या होता है? मिलकर बने, ठीक। तो मिलकर कौन से बनेंगे? छोटा बड़ा, ये दोनों एक ही रूप होते हैं, ठीक। ये संयुक्त नहीं होते हैं। संयुक्त हम किसे कहेंगे? जैसे किसी दूसरे को हम दूसरे अक्षर को दूसरे अक्षर से जोड़े तभी तो संयुक्त होगा, है? तभी तो उसका रूप बदलेगा। वो तो एक ही रूप हो गया, रूप का बदला उनका, थोड़ी ध्वनि चेंज हो गई, ठीक। हिरस्व हो गई और दीर्घ हो गए, यही तो हुए, बस इतना ही तो बदला इनका रूप। और थोड़ा रूप थोड़ा बदल गया। ही आ है, ये भी आ है, दोनों एक ही जैसे हैं, कोई चेंज? एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, तो ये संयुक्त नहीं होते। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? ए, ठीक, आए, ओ, ये क्या होते हैं? पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है। ये कैसे कैसे बना है? कल भी बताया था, परसों भी बताया था मैंने। किस किस से मिलकर बनता है? व्यंजन। ए, कौन सा व्यंजन लगता है इसमें? या तो ध्यान से आप देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे, या फिर मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिक चीज़ें कम से कम, बहुत क्वेश्चन आते हैं बेसिकों से। नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी बेसिक पढ़ाने में, संधि फंदी ऐसी चीज़ पढ़ा दूँगा। क्योंकि ये इसलिए हो रहा है कि हिंदी को समझ रहे हैं कि हिंदी तो हम पढ़ लेंगे, हो जाएगा। मैंने कई बार टेट दिया है, सबसे नंबर कम मेरे हिंदी में आते हैं। क्यों आते हैं? मैं पढ़ता ही नहीं हूँ उसे। मैं रिजल्ट दिखा दूंगा, सबसे कम नंबर हिंदी में, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं। मुझे लगता है कि मुझे सब आता है हिंदी में। जब वहाँ क्वेश्चन देखते नहीं है तो चारों ऑप्शन लगते हैं कि यार पढ़ा तो है, मैंने जानता हूँ, लेकिन है कौन सा ये नहीं पता, ठीक। तो चलिए, जब आ और ई का मेल होता है तो क्या बनता है? ए बनता है, ठीक। और जब आ और ए का मेल होता है तो क्या बनता है? ए, ठीक। जब आ और ऊ का मेल हो तो ओ, और जब आ और ओ का मेल हो तो औ बनेगा, ठीक है। लिख लीजिए ऐसे कैसे कैसे बना। वो ये भी पूछ लेता है कि संयुक्त स्वर है आए, ये किसके मेल से बना है? फिर क्या जवाब दोगे? देखो, जब पढ़ें तो गणित वाले से भी कह देना कि हमें बेसिक से पढ़ाओ, चाहे भले ही आता है तुम पे, रिवीजन हो जाए, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। लेकिन बेसिक से पढ़ोगे तो अगला तुम्हें यूँ ही समझ में आ जाएगा। जब हम इसे पढ़ेंगे कि कौन सा किसका भाग है, कहाँ से बोला जा रहा है, तो यही चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक। अब हम कहें कि ए किसका कहाँ से बोला जाएगा, उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई किसका है? तालु, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों, ये कंठ है और ये तालु है, तो दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा? कंठ तालु। तो जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगर इसे नहीं लिखवाऊँ मैं तो और आगे वाली चीज़ पढ़ा, डायरेक्ट उच्चारण स्थान पढ़ा दो, तो कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा कैसे उच्चारण स्थान हुआ है, ठीक। और ऐसा भी नहीं है पूछे नहीं, इसे भी पूछ लेता है कि ओ कौन कौन से अक्षरों से मिलकर बना है, संयुक्त अक्षर है कौन कौन से मिलकर बना है, तो पूछेगा नहीं पूछेगा, ठीक। इसके बाद ये हो गए संयुक्त अक्षर, ठीक। अब हम पढ़ेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं?
उच्चारण के हिसाब से स्वर कितने प्रकार के होंगे? उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे? लिखिए, उच्चारण या मात्रा या काल के आधार पर, उच्चारण मात्रा या काल के आधार पर स्वरों की संख्या या प्रकार, स्वरों के प्रकार है के आधार पर, स्वरों के प्रकार के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो कितने प्रकार के होंगे? ये हैं 3 प्रकार के। ह्रस्व, ठीक है, पहला, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है विलुप्त। ह्रस्व कौन से होंगे? ह्रस्व को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व को हम क्या कहेंगे? ह्रस्व को कहेंगे हम छोटा। ह्रस्व मानी होता है छोटा। तो लिखिए, छोटा, लघु, एक मात्रिक, छोटा, लघु, एक मात्रिक, दीर्घ। मैं दीर्घ लिखवाऊंगा अभी, ठीक। चलिए, एक मात्रिक, इन्हीं को कहेंगे हम मूल स्वर। तो ये कितने होते हैं मूल स्वर? है? अभी लिखवाया था, पर्चा पलट के देखो। 4 होते मूल स्वर भी लिखवाया है संस्कृत में 5, ठीक। तो मूल स्वर कौन कौन से लिख लीजिए यहाँ पर। जैसे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं हम और एक हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो वर्णों का उच्चारण कैसे करवाया जाता है हिंदी मीडियम में? स्वरों का, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू। तो जो पढ़ाने वाले थे हमारे पुराने, वो बेवकूफ़ नहीं थे, ठीक, बेवकूफ़ नहीं थे। अब क्या कहते हैं सीबीएसई में? आ, ई, उ, तो समझ में आ रहा है कुछ? लेकिन छोटा आ, बड़ा आ हम जब कहेंगे तो हमें छोटा कौन सा है? छोटा, लघु, एक मात्रिक, ठीक। बड़ा कौन सा? बड़ा वाला, दीर्घ। तो उन्हें छोटे पे ही बता दिया जाता था कि दीर्घ और लघु क्या होता है। सीबीएसई वालों को बाद में पढ़ना पड़ता है कि छोटा, लघु क्या, बड़ा क्या। उन्हें बच्चों को पहले ही बताया छोटा, बड़ा, ठीक, लघु, दीर्घ, सब बता दिया जाता था शुरू में ही कि छोटा। जब हम शुरू करते हैं बड़ों का उच्चारण तभी से, यानी कि पिले से शुरू करते हैं 3 की उम्र से, तो लघु और उसे पता नहीं होता, लेकिन उसे बोलता है छोटा, बड़ा। लेकिन सीबीएसई वालों से पूछो छोटा, बड़ा क्या है, बताएगा नहीं, ठीक। तो कौन से हो गए? आ, ई, उ, रे। तो कितने होते हैं? 4, ठीक। जब पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि ह्रस्व स्वरों की संख्या क्या, इन जो यहाँ से वर्ण जो शुरू हुए उसे पूरा इंपोर्टेंट में लिखना, ठीक। इन्हें बार बार देखते भी रहना। तो कितना हो गया? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 को 4 होती है, ठीक। कौन? अब ऑप्शन दे देगा कि ह्रस्व स्वरों कौन सा है। ऑप्शन देगा आ, ई, ठीक, ए या फिर उ। हो गया ह्रस्व, ऐसे देता है, ठीक। चलिए, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दीर्घ। एक मात्रिक लिख रहा है इसमें, एक मात्रिक मैं लिखवाया अभी। इसमें एक मात्रिक का अर्थ क्या हुआ? एक मात्रिक का अर्थ क्या हुआ?
एक मात्रा वाला। तो आ कौन सा होता है? जब का हम कहेंगे तो इसमें मात्रा है, एक मात्रा नहीं है, ठीक, तो हम क्या कहेंगे? एक मात्रिक। जब इसमें लग जाएगा तो ये क्या हो गया? दो मात्रा वाला। इसमें आ की दो मात्रा लगी हुई है, ठीक, ये एक मात्रिक है, दो मात्रिक। और जब ये बन जाएगा तो वो ये भी दे देगा, व्यंजन भी दे देगा कि इसमें एक मात्रिक स्वर कौन सा है। तो आप स्वर ढूंढेंगे, वहां पर ढूंढेंगे, नहीं ढूंढेंगे, लेकिन स्वर मिलेगा नहीं, तो क्या होगा? एक मात्रिक की हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही जब हम दीर्घ कहेंगे तो दीर्घ मानी क्या होता है? लंबा, बड़ा। बड़ा होगा नहीं, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? जब बड़ा होगा तो इसी को हम द्विमात्रिक कहेंगे। इसी को हम यहां तक तो तुमने पढ़ा भी होगा इतना तो, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा होगा, ध्यान हो नहीं हो, लेकिन इतना पढ़ा होगा, ये वाला नहीं पढ़ा होगा। इन्हें ही हम संधि स्वर कहेंगे। स्वर जो संधि है वो बिना इन स्वरों के संभव ही नहीं है। जब तक ये स्वर नहीं होंगे चारों, तो संधि नहीं होगी, ठीक। तो इन्हें ये कितने होते हैं? कितने हो सकते हैं? अंदाजा लगाइए। एक तो ये हो गया, ठीक है, आ हो जाएगा, एक ई हो जाएगा, वो हो जाएगा, तीन हो गए हैं। ये होगा नहीं होगा? ये नहीं होगा। मैं इसलिए इसे बता रहा हूं क्योंकि बाद में तुम्हें ध्यान रहे, इसे ऑप्शन में बहुत ज़्यादा देता है हिंदी में, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? इसे काट दीजिए, ऐसे बना करके इसे काट दीजिए। सात। तो कितने होते हैं दीर्घ स्वर? कितने होते हैं? सात। कौन कौन से होते हैं? कौन सा? ये एक मात्रा कहाँ है इसमें? इसमें तो दो मात्रा, जैसे ई की मात्रा है, आ की मात्रा है? फिर दो, ये दो मात्रिक नहीं हो गए? तो कितने होते हैं? इन्हें क्या कहेंगे हम? संधि स्वर। संधि स्वर कौन कौन से होते हैं? वैसे इसे मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए, लेकिन बुक वालों ने, व्याकरण वालों ने जो लिख दिया सही है। ये भी तो डबल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, लेकिन सही है। जो एनसीईआरटी मान ले वही सही है। एनसीईआरटी किसे मानती है? सात, ठीक है। इन्हें संधि स्वर कहेंगे। पूछ लेगा द्विमात्रिक स्वर कौन से होते हैं? दो मात्रा। कितने होते हैं? ठीक। अब आया एक, मैंने लास्ट में बताया प्लुत, ठीक है। तो एक लास्ट रह गया ना। तो प्लुत कौन सा होगा? चलो यहीं से शुरू करें, कल यहीं से प्लुत से, ठीक है। कितना टाइम हो गया?